नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट हुए इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA गठबंधन में कांग्रेस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को हर हाल में सहयोगी दलों के साथ सुलझा लेना चाहती है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके तहत INDIA गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ बातचीत की जाएगी। जहां जहां पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और महासचिव KC वेणुगोपाल को सीट शेयरिंग की रिपोर्ट सौंप दी गई है। माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर सबसे ज्यादा मुश्किलें कांग्रेस के सामने आने वाली है। अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी है और नेशनल पार्टी होने के कारण कांग्रेस को सभी दलों को साधने की चुनौती है। इस बीच क्षेत्रीय और सहयोगी दल अपने अपने प्रभाव वाले राज्यों में कांग्रेस पर एडजस्ट करने का दबाव बना रहे हैं। फिर चाहे पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, बिहार हो, यूपी हो। तो वहीं सीट शेयरिंग को लेकर शिवसेना उद्धव गुट नेता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी की कांग्रेस, NCP, शिवसेना और वंचित बहुजन अघाड़ी प्रमुख के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस की तरफ से तैयार किए गए सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर क्या अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे ये सभी तैयार हैं? क्या सीट शेयरिंग से गठबंधन में सब कुछ ठीक रहेगा? चर्चा इन्हीं सवालों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं संजय राउत ने क्या कहा है और अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा है। मुझे मालूम नहीं कांग्रेस में किसको अधिकार है इस बारे में। आज ही मैं सुबह जो हाई लेवल कमेटी है कांग्रेस की, जिसके अपॉइंटमेंट, जिस कमेटी का गठन किया है और जिसमें सीनियर लीडर्स है दिल्ली के, उनसे मेरे अभी बातचीत हो गई है। और एक दो दिन में खड़गे साहब ने जो कमेटी का गठन किया है या राहुल गांधी जी ने जिस कमेटी का, उस कमेटी के साथ हम लोग बैठेंगे और प्राइमरी डिस्कशन उस कमेटी के साथ हमारा लगभग हो रहा है या ख़त्म हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और हमारे और एक साथी डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर जी यानी वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ हमारी चर्चा लगभग पूरी हो गई है और बहुत ही सकारात्मक ये चर्चा है। तो ये चार ही हमारे जो घटक दल है उसमें कोई मतभेद हमें नहीं दिखते हैं। खास करके शिवसेना और राष्ट्रवादी में बातचीत खत्म हो गई है, कांग्रेस के साथ चल रही है, प्रकाश आंबेडकर जी के साथ भी हमारी अच्छी चर्चा चल रही है। देखिए, ममता बनर्जी की जो असली मकसद सबको पता चला। पहले से ये कह रहे हैं कि बंगाल में हम 2 सीट देंगे और वो 2 सीटें जहां हमारे जीत पहले भी हो चुके हैं और 2 सीटें जहां कांग्रेस MP है, तो हमें क्या नया चीज देते हैं। और ये 2 सीटें हम जीते थे ममता बनर्जी को और BJP को हराकर। तो क्या दया करेंगे हमें? क्या दया करेगी ममता बनर्जी? उनकी दया को कौन भरोसा करती है? अगर बचने के लिए उनको कांग्रेस की जरूरत होती है, ममता को बचने के लिए कांग्रेस की जरूरत ममता की है। कांग्रेस अपने दम पर ये 2 सीट पे लड़ेंगे, इससे ज्यादा सीट पे लड़ने का हमारी ताकत है, हिम्मत है, हमारे साधन है, हम लड़के दिखाएंगे। ममता की दया से ये दोनों सीट हमें रखने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी दया आशीर्वाद में हम नहीं मांगते हैं। क्या 2 सीट देगी वो? 2 सीट तो हमारी है। वो क्या नई तरीके से क्या देगी? वो गठबंधन की राजनीति वो नहीं करेगी, क्योंकि गठबंधन की ज्यादा राजनीति करेगी तो मोदी जी की गुस्सा आ जाएगी, और मोदी जी को जिसमें गुस्सा आते हैं ममता जी वो काम नहीं करती है। तो देखिए, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है और समझने की यह कोशिश करेंगे आज की चर्चा में कि क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पाया है अभी तक या नहीं। क्योंकि जिस अंदाज में अभी आपने अधीर रंजन चौधरी को सुना, वो ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी पूरी तरीके से तय नहीं हो पाया है।
क्योंकि टीएमसी ये कह रही है 2 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़े, बाकी की सीटें जो हैं वो टीएमसी के खाते में होंगी। क्या यही होगा? बिहार से खबर ऐसी आई कि पहले 17 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी लड़ना चाहती थी, अब खबर यह है कि 16 सीटों पर लड़ना चाहती है। तो फिर कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी, लेफ्ट कितने सीटों पर लड़ेगी? फिर उत्तर प्रदेश अगर आते हैं तो वहां क्या स्थिति बनती है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति बनेगी? क्योंकि खबर ऐसी आ रही है कि वहां कांग्रेस चाहती है 25 सीटों पर चुनाव लड़ना। तो क्या समाजवादी पार्टी 25 सीटें देने के लिए तैयार होगी या नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल है। चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले मैं सभी का परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभेंदु शेखर जी, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। शुभेंदु जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। यश श्रीवास्तव जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। यश जी, बहुत स्वागत। साथ ही जग नारायण सिंह जी हमारे साथ हैं, सदस्य हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी जेडीयू के। सर, बहुत स्वागत आपका। अमिताभ कुमार जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमिताभ जी, बहुत स्वागत। साथ ही नाजिम खान साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नाजिम भाई, बहुत स्वागत आपका भी। भुवन भास्कर जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। भुवन जी, बहुत स्वागत आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं एक एक कमेंट सभी से चाहूंगा कि क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है? यश जी, आप ही से शुरू करेंगे, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी को जिस अंदाज में अभी हमने सुना, ऐसा लग रहा है पश्चिम बंगाल में अभी मुश्किलें हैं। सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला तय हो गया है ओवरऑल? देखिए, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अपनी व्यवस्थित प्रक्रिया से अपने चरणों पर है और जैसा कि आपको सभी जगहों से सुनने को मिल रहा है और हमारा शीर्ष नेतृत्व भी समय समय पर जानकारी दे रहा है, जैसे ही एक पूरी रिपोर्ट बनकर सर्वसम्मति से उसको हम तैयार कर लेंगे और वो स्वीकृत हो जाएगी, सर्वसम्मति से उसको प्रस्तुत किया जाएगा। नहीं, जैसे बंगाल से जो अभी आपने अधीर रंजन चौधरी को सुना होगा कि 2 सीटें वो हमें क्या दे देंगी, 2 सीटों से ज्यादा पे हम खुद लड़ करके जीत सकते हैं। और ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि वो प्रधानमंत्री को खुश करें। मतलब ये अगर बयानबाजी अभी भी चलती रहेगी? नहीं, देखिए, ये सब कुछ विचार विमर्श के हिस्से हैं, कई तरह की बातचीत है, बहुत सारी अभी पहलू हैं, तो अभी इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। समय के साथ आपको वैसे भी सब कुछ पता चल ही जाएगा, आगे चल के कितनी सीटें कौन कहाँ देता है। मेरे हिसाब से सीट शेयरिंग यानी कि अंततः जो चुनाव है उसके मुख्य उद्देश्य को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो चुनाव का मुख्य उद्देश्य है देश के लिए एक ऐसी सरकार चुनना जो कि देश के हित में काम करे ईमानदारी से, जो कि आज नहीं हो रहा है। आज ही खबर आई है कि कुछ चीनी राजनयिक आरएसएस के मुख्यालय में चीनी छात्रवृत्ति के बारे में बताने गए थे। ये तब है जब विदेश मंत्रालय कह रहा है कि चीन के साथ हमारे संबंध नॉर्मल नहीं हैं। तो देश को असल में इन बातों पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। नेताओं ने आपस में सीट किस तरह बांटी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि चुने जाने वाले नेता जनता के लिए काम करते हैं या नहीं। और चीन को लाल आंख दिखाने वाले और कोई नहीं घुसा है बताने वाले इस समय चीन के राजनयिकों को अपने दफ्तर में बिठाए हुए, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है। जगनारायण जी, बिहार में क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है? क्योंकि पहले खबर ये आई कि 17 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी चाहती है, फिर अब खबर आ रही है 16 सीटों पर। कांग्रेस के लिए कितनी सीटें बिहार में छोड़ रहे हैं? अभी बातचीत चल रही है और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूशन निकल जाएगा। और ये मीडिया के लोग, सूत्रों को लोग ये सब उल्टी सीधी खबर चला रहे हैं। यहाँ पर सीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ का सीट सोल्यूशन तुरंत निकल जाएगा, यहाँ पर कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। इसलिए यहाँ के सीट के बारे में जो आपको रिपोर्ट है, मांगने वाला कभी कम मांगता नहीं है और देने वाला उसको ज्यादा देना नहीं चाहता है। ये चलते रहता है, लेकिन बिहार में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ का सीट शेयरिंग आसानी से और सुलझ जाएगा और 1-2 दिन में आपको इसका पूरा जो है न्यूज दे दिया जाएगा। नहीं, लेकिन आपके कोई खास सहयोगी दलों में अगर इस तरीके की बयानबाजी चलती रहेगी तो फिर जनता भरोसा कैसे करेगी? कहाँ सहयोगी दल? बिहार में तो कोई बयान नहीं दिया है। अधीर रंजन चौधरी को लेकर के भी अगर मैं पूछूं, देखिए बिहार में अधीर रंजन चौधरी बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं जी, बंगाल को लेकर के। हमसे बिहार के बारे में पूछ रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, बंगाल मैं INDIA अलायंस के बारे में पूछ रहा हूँ। IND क्योंकि आप उसके सहयोगी दल हैं।
ठीक है, ये सारा चीज सॉर्ट आउट हो जाएगा धीरे धीरे प्रोसेस में। अभी चुनाव में टाइम भी है। ये 15 जनवरी तक सारे चीज सुलझा लिए जाएंगे और इंडिया अलायंस एकजुट होकर और बीजेपी का मुकाबला करेगा इंडिया गठबंधन का। इंडी गठबंधन उसको हम कहते हैं, डीजे गठबंधन नहीं। ये एनडीए को हम डीजे कहते हैं। डीजे सुनते हैं ना, जो नाच गाजा बाजा में बजता है, बिल्कुल। तो डीजे के मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन सारी चीजों का एक्सरसाइज कर रहा है। और जब सामने आएगा बयानबाजी से, अब अधीर रंजन चौधरी है, कोई है, उनके बयान का कोई उस तरह से कोई मतलब नहीं है। वो अपने नेताओं को थोड़ा कर रहे हैं कि भाई हम भी इधर बंगाल में डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। ये सब राजनीतिक बयानबाजी है, सीट के सवाल पर कोई मतभेद नहीं है। लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर। आप उनकी बातों को अगर तवज्जो हम ना दे तो फिर किसकी बातों को तवज्जो दें? देखिए, उनकी बातों को तवज्जो दीजिए, लेकिन फाइनल तो ऑल इंडिया कमेटी कांग्रेस करेगी। उसके जो चेयरमैन है वो सब तय करेंगे। इनका मांग है, इनको मांगने दीजिए। कोई भी पार्टी का आदमी लोकल मांगेगा। राजनीतिक बयानों से सीट का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, इस तरह की बयानबाजी आते रहता है। और कोई ममता बनर्जी भी सीट के लिए कोई डायरेक्ट बयान नहीं दिया है। अब छोटे मोटे नेता देते रहते हैं पॉलिटिकल बयान, इससे कोई मतलब नहीं है। सीट का मामला, अधीर रंजन जी छोटे मोटे नेता हैं आपकी नजर में? भाई ऑल इंडिया के हिसाब से तो छोटे मोटे हैं। चलिए ठीक है। वहाँ जो तय करेगी कांग्रेस ऑल इंडिया कमेटी, तो उनकी बात सुन करके जो फाइनल करेगा वही माना जाएगा। ठीक है, फाइनल तो वहाँ ऑल इंडिया में होना है। ठीक है। भुवन जी, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें, क्योंकि खबर ये छन के आ रही है कि कांग्रेस चाहती है 25 सीटें, लेकिन आप लोग 2 से 5 सीट देने के लिए तैयार हैं। देखिए, हमारे नेता जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने हमेशा जो गठबंधन करा है बड़ा दिल करके करा है। और माननीय अखिलेश यादव जी को राजनीति में सब लोग जानते हैं कि बड़े मन के व्यक्ति हैं। और हमने समझौता करने का काम करा कांग्रेस के साथ पहले भी, उसके बाद बसपा के साथ भी करा और छोटे दलों के साथ भी करा। और हमने हमारे गठबंधन के सहयोगियों को किसी प्रकार की कोई सीट में दिक्कत नहीं आती है। आप राजनीतिक जमीन की भी सबको पता है, किसकी राजनीतिक जमीन कहाँ पर है, कितनी है, ये भी स्थिति 22 के चुनाव में क्लियर है। और उस हिसाब से माननीय अखिलेश जी ने कहा कि सबके सम्मान का ख्याल समाजवादी पार्टी रखेगी, सभी को किसी के सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। और निश्चित तौर पे बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पर जो फैसला करना है माननीय अखिलेश जी को करना है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी और मुख्य विपक्षी दल हम लोग हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। और चूंकि जो मुद्दा है जिसके लिए इंडिया बना है, वो मुद्दा बड़ा है, वो है देश बचाने का, लोकतंत्र बचाने का और संविधान बचाने का। और जो हमारा जो पीढ़ी है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और आधी आबादी, इसको लेकर हम लोग साथ चल रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये और प्लस इंडिया मिलकर एनडीए को हराने का काम करेगा। हम इसी लाइन पे भुवन जी, आखिरकार तो नंबर ऑफ सीट पे आकर के ही मामला अटकेगा। सीट आप संतोषजनक और सम्मानजनक दोनों में अंतर होता है, तो आप क्या देंगे? संतोषजनक देंगे या सम्मानजनक से काम चला लेंगे? देखिए, हम हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का कि सबके सम्मान का ध्यान रखेंगे। वो जानते हैं कि किसको कितनी सीट देनी है, क्योंकि विषय है कि लड़ाई बड़ी है। लड़ाई बड़ी है जो भारतीय जनता पार्टी के 2014 में जो इन्होंने आदरणीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की गारंटी थी, वो सारी गारंटियां फेल हो चुकी है। चाहे वो 15 लाख अकाउंट में आना था, 2 करोड़ नौकरी आनी थी, किसानों की आय दुगनी आनी थी, काला धन आना था, महिलाओं की सुरक्षा होनी थी। और आज संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री जी का भी आप देख पा रहे हैं सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर एक बीएचयू की लड़की का रेप हो जाता है, रेप करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं। और वो उसके बाद प्रकाष्ठा ये है कि वो प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश भी चल जाता है। तो मुद्दे आज नौजवानों के हैं, महिलाओं के हैं, किसानों के हैं, ये मुद्दे ज्यादा बड़े हैं और महंगाई का मुद्दा है। चलिए, उसको टाल गए कि संतोषजनक से काम चलाइएगा या सम्मानजनक से काम चलाइएगा। ठीक है। अब शुभेंदु जी, देखिए, आप लोग कह रहे थे कि ये अलायंस जो है, सीट शेयरिंग की बात जैसे ही आएगी अलायंस बिखर जाएगा। लेकिन कई राज्यों में INDIA जो है वो पूरी तरीके से स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ रहा है, सीट शेयरिंग की बात भी बनती जा रही है। तो फिर ये चुनौती आपके लिए 24 में बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी अगर सीट शेयरिंग पे बात बन गई तो। देखिए, यस जी, इंडिया दिखा रहे हैं, दिख रहा है, इंडिया दिख रहा है। कुछ लोग प्रचार के लिए भी आते हैं। मेरा ये कहना है, 2 तरीके की स्थितियां हैं विजय जी। एक स्थिति वो है जहां पर इंडिया अलायंस के किसी एक घटक दल का वहां पे सरकार है,
जहां पर इस इंडी अलायंस के घटक दल की सरकार है, वहां पर वो अपने अलावा किसी को और नहीं आने देगा, जैसा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में, दिल्ली में, या ममता बनर्जी वहां पर बंगाल में। वेस्ट बंगाल में, या फिर बिहार में नीतीश कुमार जी। तो ये जो कंडीशन है, जहां पर वो स्ट्रांग है, वहां पर वो कांग्रेस को सम्मानजनक कुछ संख्या, जैसे ममता जी ने कहा कि 2 कांग्रेस में समझ कर लीजिए कि पंजाब में केजरीवाल जी देंगे भी नहीं देंगे, क्योंकि वहां के सब लोग आपस में लट्ठम लट्ठा चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि घर में ना सूत ना कपास और जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। तो ये जो झगड़ा है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मामला है। मींस यदि केजरीवाल जी है तो पंजाब में कांग्रेस नहीं है, यदि ममता बनर्जी हैं तो कांग्रेस नहीं है, या कांग्रेस होगी तो ममता बनर्जी नहीं होगी, तो वो अपने घरों में नहीं घुसने देंगे। ये बात पक्की है। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन उत्तर प्रदेश की एग्जाम्पल से आप ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे अखिलेश जी के हाथ में कुछ नहीं है, कोई सरकार नहीं है, लोग नहीं है, वोट गए हुए हैं। अब देखिए, 2 एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। कांग्रेस ने एक बार सपा के साथ गठबंधन किया और उसका क्या रिजल्ट आया आपको मालूम है। जो सीटें सपा को मिलने वाली भी थी वो भी खत्म हो गई। अच्छा, एक और सबसे भयानक गठबंधन हुआ था सपा, बसपा और कांग्रेस। इन तीनों के भी गठबंधन के बाद सीटों में बढ़ोतरी नहीं हुई, और जिन लोगों ने गठबंधन किया था कांग्रेस के साथ वो कमजोर हो गए। और तो ये दोनों कंडीशन में गठबंधन होना और गठबंधन वहां पर होना जहां पे इंडिया अलायंस की सरकारें हैं, ये बड़ा मुश्किल लगता है। नहीं, अब इसमें मैं एक कंडीशन और मैं ऐड कर देता हूं शुभेंदु जी, कि ठीक है, अगर मान लीजिए गठबंधन के अलायंस किसी भी पार्टनर की सरकार है, जैसे टीएमसी की सरकार है, जेडीयू और आरजेडी की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस ने उतनी ही सीटों पे चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया जितनी सीटें वो देने को तैयार हैं, तब क्या होगा? देखिए, समस्या ये है कि कांग्रेस चुनाव से पहले और चुनाव के बाद दोनों की तैयारी कर रही। चुनाव से पहले यदि उसको सीट कम मिली, जिसकी कोशिश इन सबकी है कि हम कांग्रेस को सीटें ना दें अपने अपने राज्यों में, जिससे कांग्रेस जब चुनाव के बाद आए तो बहुत कमजोर आए, लीडिंग कंडीशन में ना हो। ये घटना हमको लगता है कि यही होने वाला है, और उस समय पर एक बड़ा झगड़ा होगा आपस में, यदि ये मिलके चुनाव लड़ते भी हैं, क्योंकि कोई भी तैयार नहीं है। राहुल गांधी के फेस को लेके खड़गे का नाम आया तो लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी उठ के चले गए। अब कोई कह रहा है कि शायद नीतीश कुमार जी, वो तो भविष्य की बात है, चेहरा तो भविष्य की बात है, पहले सीट शेयरिंग पे अगर आ जाए। 1% आप मान भी लो विजय जी, मैं 1% आप मान भी लो कि बिना फेस के चुनाव लड़ लिया, उसके बाद क्या होगा? जिसकी सीटें मिल बैठ करके तय कर लेंगे, जैसे वो अभी तक तय करते आए हैं। ठीक है शुभेंदु जी, हाथ उठा रहे हैं यश जी। ठीक है यश जी, 10 सेकंड में रिप्लाई कीजिए, फिर अमिताभ जी और नाजिम भाई के पास जाऊंगा। 10 सेकंड में जल्दी से। केवल इतना कहूंगा कि बीजेपी के प्रवक्ता को पहले कुछ सेकंड लगे ये याद करने में कि ममता जी बंगाल में हैं, फिर उनको ये याद नहीं है कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि लीडर का नाम प्रोजेक्ट करके किसी मार्केटिंग स्कीम की तरह नहीं चुनाव जीता जाता है, जो कि बीजेपी करती है। हम सर्व दलों की बैठक से सर्वसम्मति से चुनाव जीतने के बाद अपना प्रधानमंत्री यानी कि नेता जो कैबिनेट के होंगे उनका नाम घोषित करेंगे। बताइए। ठीक है अमिताभ जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या अभी की स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि सीट शेयरिंग पर बात बनती जा रही है, या अधीर रंजन चौधरी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो ये दर्शाता है कि अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना इतना आसान नहीं होने वाला है? नहीं, जो अभी तक की परिस्थितियां हैं उससे बहुत स्पष्ट है कि सीट शेयरिंग पे कोई समझौता आपस में नहीं हुआ। अपनी अपनी लिस्ट जरूर बना ली है, कांग्रेस ने बना ली है, जैसे वो कहीं 5 मांग रही है, कहीं 8 मांग रही है, कहीं 20 सीट मांग रही है, कहीं 17 सीट मांग रही है। लेकिन क्या वहां के दल उनको उतनी सीट देने को तैयार है? बंगाल का तो चूंकि मामला सामने आ जा रहा है, हरिरंजन जी साफ साफ बोल दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमें मालूम है
कि अखिलेश जी 4 सीट से ज्यादा देने को नहीं तैयार है। 5वीं दे दें तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। कांग्रेस वहां पे कम से कम 20 सीटें चाहती है इसमें मिले। हालांकि 40 सीटों की भी कहीं से कहानी आई, लेकिन लगभग इतना सीट वो चाहते हैं कि वहां मिले। बिहार में भी कांग्रेस 10-12 सीटें चाहती है। मुझे नहीं लगता कि बिहार में भी इन्हें उनकी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी 4 सीट बस। दोनों मिल करके ये 5-6 सीटें अगर दे दे कांग्रेस को तो बहुत बड़ी बात होगी। दोनों मिल करके बिहार में। बंगाल में देखिए, बंगाल में इनमें आपसी लड़ाई इसलिए होनी है कि वाम दलों ने तो साफ साफ कह दिया है कि टीएमसी सीट दे ना दे हम तो लड़ेंगे। बिल्कुल। तो इनके अंदर अपने आप फूट की नौबत आने जा रही है वहां पे बंगाल में। तो कांग्रेस ने अपने हिसाब से जरूर बना लिया है कि हमको यहाँ इतना, उन्होंने कुछ कम भी रखा है अपने को, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन राज्यों में कांग्रेस को उसके हिसाब से सीटें मिल पाएंगी। अब कांग्रेस अगर राजी हो जाए, जो कि एक अच्छी बात होगी, क्योंकि इसके पास बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं, अगर इनको मिलकर मजबूती से लड़ना है तो कांग्रेस को ये करना चाहिए कि ऐसे प्रदेशों को, पश्चिम बंगाल को, उत्तर प्रदेश को, पंजाब को छोड़ ही दे कि ठीक है आप पूरा लड़िए, 1-2 सीटें जो आप हमें देंगे हम उस पर लड़ने को तैयार हैं। तब इनके बीच क्या होगा ना कि आपसी झगड़े का, कार्यकर्ताओं के बीच झगड़े का, जैसे आप देख रहे हैं बंगाल में कितना विरोध हो रहा है, तो उनके बीच भी सामंजस्य बिठाने का टाइम मिल जाएगा और बातें संभल पाएंगी। नहीं तो कार्यकर्ताओं की जो लड़ाई है, आपसी लड़ाई जो है, उसको ये लोग शांत नहीं कर पाएंगे और जिसका सीधा असर चुनाव में मिलेगा। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जो होंगे वो एक दूसरे को वोट नहीं करेंगे, ना उसके समर्थन में आएंगे, ये तो तय लग रहा है। इस तरीके से बातचीत चल रही है, झगड़े हो रहे हैं और कार्यकर्ता एक दूसरे बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं और उसको जगनारायण जी अगर ये कह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी छोटे मोटे नेता हैं, तो फिर थोड़ा सा ये भी सोचने वाली बात है। ठीक है नाजिम भाई, अब मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, क्या आज की परिस्थिति को देखते हुए लग रहा है कि सीट शेयरिंग वाला छोटे मोटे नहीं बोल रहा हूँ भाई जी, बोल रहा हूँ कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तय करेगी। हाँ बिल्कुल। अधीर रंजन जी उस कमेटी के मेंबर हैं। ये तो प्रस्ताव भेज रहे हैं ना भाई, वो कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में सर, मैं ये कह रहा हूँ। जो आपके स्थानीय नेता हैं, अगर उनको आप नाराज कर देंगे तो सीट जीतेंगे, केंद्रीय नेता के बल पे। ठीक है सर, ठीक है नाजिम भाई, आज की स्थिति देखते हुए लग रहा है कि फॉर्मूला तय हुआ है, और अगर हम अपने अपने लेवल पे सब पार्टियां तय कर लेंगी, फिर फॉर्मूला निकलेगा कैसे जल्दी से? हाँ अभिषेक जी, देखिए जिस तरीके से सीट शेयरिंग की बात में जो फार्मूला आ रहा है, अभी आपने देखा होगा कि जो रंजन जी हैं उनको छोटा मोटा नेता कहा जा रहा है, जबकि वो कांग्रेस के बहुत ही अच्छे लीडर हैं, सांसद हैं। जब उनको छोटा मोटा कहा जा रहा है तो इस बात पे आपको मानना पड़ेगा कि देश का माहौल कहाँ जा रहा है। जब ऐसे उल्टे सीधे बयान अगर आएंगे। नाजिम भाई, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ रुक रहा हूँ माफी के साथ, एक ब्रेक का वक्त है, लौटूंगा तो यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या INDIA गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। ब्रेक पर जाने से पहले नाजिम भाई बोल रहे थे, नाजिम भाई आप ही के पास आ रहा हूं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होता दिख रहा है? हाँ अभिषेक भाई जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, सीट शेयरिंग के बारे में जिस तरीके का माहौल है वहां पर सब पार्टियों के जो INDIA गठबंधन वाले हैं उनको एक बात सोचनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र करूंगा, जिस तरीके से आपने पहले उत्तर प्रदेश का नाम लिया। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीट है और वहां पर सबसे ज्यादा तबका जो है मुस्लिम समाज है। मुस्लिम समाज की वोटों को किस तरीके से साधने की कांग्रेस गठबंधन जो है किस तरीके से करेगा? अगर ये मान के चलिए जिस तरीके से सपा के जो अभी हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि हम सम्मान पूर्वक वहां सीट शेयरिंग करेंगे, मैं पूछना चाहता हूं आपने मुस्लिम क़यादत मुस्लिम पार्टियों को कितनों को लिया है वहां पर पीस पार्टी भी है, वहां पर AIMIM भी है, तो वहां पर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल भी है। मुस्लिम तबके को अगर आपको साधना है तो सबसे पहले ये जो क्षेत्रीय पार्टी है इनको आपको साधना पड़ेगा। अगर मुस्लिम ये सोचते हैं कि मुस्लिम समाज की वोट लेकर हम सत्ता में हासिल कर लेंगे, आपने देख लिया होगा इसका परिणाम 2022 के अंदर क्या आया आपको पता है। और देखिए जिस तरीके से कांग्रेस एक नेशनल पार्टी होने के बाद अगर अपने लिए अगर
जो अपने सीटें मांग रही है, ये बड़ी चिंताजनक बात है। कहीं 2 सीट, कहीं 25 सीट। अरे आज ये नेशनल पार्टी है, आप जाके उनसे ये कहे कि मुझे इतनी सीट पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो और पार्टियों को अगर वो अलग अलग हिस्सों में कहें कि आप इतने अच्छा नाजिम भाई, तो क्या ये सब जो खबरें जिस तरीके से आ रही हैं या नेताओं के बयान जिस तरीके से आ रहे हैं, क्या अलायंस को मजबूत रखने के लिए इस तरीके के बयानों की जरूरत है? अगर बयान आएंगे तो फिर इससे तो गठबंधन को ही खतरा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभिषेक जी, आपने जो बात कही बिल्कुल, अगर इस तरीके के बयान अगर आएंगे तो INDIA गठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसका फॉर एग्जांपल आपको मध्य प्रदेश में बता देता हूं, जहां समाजवादी पार्टी अपने चुनाव लड़ रही थी, वहीं पर कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि कौन अखिलेश वखिलेश, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करा गया था। हो सकता है कि आने वाले वक्त में 2024 के इस चुनाव के अंदर जब उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस अपने लिए सीट मांगेगी, तो हो सकता है कि वही बात जो रिपीट कर दी जाए। कौन कांग्रेस, इसी तरीके से जो एक माहौल बन रहा है, इस माहौल को जब तक खत्म नहीं करा जाएगा, INDIA गठबंधन आपस में मिलकर और जहां तक मैं समझ रहा हूं नाजिम भाई की ये जिम्मेदारी भी कांग्रेस की ही है, ये जिम्मेदारी भी कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस इस गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है। यस जी, कांग्रेस इस गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है, और अगर आप फ्रंट से लीड नहीं करेंगे, आपके ही नेता अगर बयान देंगे, तो फिर इस गठबंधन का होगा क्या? मैडम मेरी डिबेट चल रही है 6 बजे। यस जी, मेरा कॉल कट गया है। आवाज मिल रही है यस जी? लगता है यस जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन भुवन भाई, कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है। अगर कांग्रेस के नेता ही इस तरीके से बयानबाजी करेंगे, तो फिर इस गठबंधन जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो बीजेपी और एनडीए को चुनौती देने के लिए खड़ी की गई है, नरेंद्र मोदी जैसे चेहरे को चुनौती देने के लिए खड़ी की गई है, फिर होगा क्या? आप खुद ही तो बिखर रहे हैं अंदर ही अंदर। देखिए, बड़े भाई की आपने भूमिका कही है, और जो बड़े भाई की भूमिका है वो होती है आपके वोट परसेंटेज के आधार पर। उस प्रदेश में आपकी क्या भूमिका है। क्या ये देश से बात छुपी हुई है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष का मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कौन है, वहाँ के मुख्य विपक्षी नेता कौन है? तो ये तो प्रदेश और देश जानता है। और मेरे को लगता है कि आपका 22 का जो परिणाम है, जो विधानसभा का चुनाव का परिणाम है, चाहे आप लोकसभा का परिणाम ले लीजिए, तो वो बताने को काफ़ी है कि आपकी स्थिति क्या है। तो निश्चित तौर पे वहाँ पर माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी बड़ी भाई की भूमिका में है। वहाँ पर केवल माननीय अखिलेश यादव जी को तय करना है, जैसे टीएमसी है उन्होंने तय करना है, क्योंकि ममता जी की सरकार है वहाँ पर, और निश्चित तौर पे वोट परसेंटेज भी उनका बहुत ज़्यादा है। तो ये जैसे आप मध्य प्रदेश में आप चले जाइए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है, राजस्थान चले जाइए वहाँ पर कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है। लेकिन अन्य जिलों में जहाँ पर लीड कर रहे हैं हम लोग, जो इतने विधानसभा के विधायक हमारे हैं, हमारे अलायंस के हैं, तो निश्चित तौर पे आपको ये भी तो लेकिन ये अलायंस तो नेशनल लेवल पे हुआ है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले यही स्थिति बनी थी कि हाँ, ये विधानसभा चुनाव के लिए तो है ही नहीं। अब आप ये लगा लीजिए, जिस पार्टी का जनाधार, जिस पार्टी की सीटें विधानसभा में नहीं है, तो वो कैसे दावा कर सकती है कि आप दे दीजिए, और क्यों देंगे उनको? तो ये तय हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया, कोई लंबा चौड़ा विषय नहीं है, तय समय पर सब कुछ तय हो जाएगा। ठीक है, यह जी कैसे तय कीजिएगा? और जहां अब भुवन जी भी ये कह रहे हैं कि जहां आपका कुछ है ही नहीं, जहां विधानसभा विधायक नहीं है, वहां आप सांसदी के लिए कैसे 20-25 सीटें मांग लीजिएगा और हम दे देंगे क्या? देखिए, भुवन जी जो कह रहे हैं उस बात के उतने ही पहलू हैं जितने मैं आपको पहले बता चुका हूं। निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व साथ बैठ के सारे दलों के एक सर्वसम्मति पूरी तय करके आपको जरूर बताएंगे, आपको, हमको, सभी को। मैं इस समय कुछ देर के लिए मेरा ऑडियो कट गया था, पता नहीं क्यों। मैं इस समय जब ये नाजिम खान साहब बोल रहे थे, तो मुझे एक बात समझ में आई कि ये जितने भी विश्लेषक और पत्रकार हमारी चर्चाओं में आते हैं, इनको हमारे और इंडिया, एक तो इनको इंडिया बोलने में तकलीफ होती है। नाजिम साहब 25 बार INDIA बोल गए, एक बार भी इंडिया नहीं बोल पाए। क्यों? क्योंकि वो हमारे गठबंधन का नाम है। यदि यही भाजपा ने रख लिया होता, जो NDA होते हुए उनके दिमाग में नहीं आया इतने साल में, तो ये 6-6 फुट कूद के नाच रहे होते, इंडिया इंडिया चिल्लाते। बड़ी आपत्ति है मुझे इस बात से। दूसरी बात जो ये बार बार मंथरा बनते हैं कई तरह के लोग बीच में आके कि भाई इनके दल में ऐसा ऐसा ऐसा। अरे भाई,
हमसे यदि हमारे साथी ने कुछ कहा है तो वो हम देखेंगे, आपको क्या तकलीफ है? आप जाइए, जिस दल को आपने कैकई बना रखा है अपनी, उसकी जाके कंघी कीजिए आप। अरे यश हमारे भाई, बीच में नाजिम कोई भाई तो मुद्दा वही नहीं बोल है, रहे थे कि और जो तीन छोटी दलों से पार्टियां, NDA बना है। अरे नहीं, यश जी, NDA और तीन यश दलों जी, से बना है यश जी, यश जी, नाजिम भाई यही तो कह रहे थे, और छोटी छोटी पार्टियां जो आपसे जुड़ना चाहती हैं जोड़ तो लीजिए, यही तो वो कह रहे थे। नहीं, नाजिम भाई क्या कह रहे थे वो सुना मैंने, जितना मेरा ऑडियो नहीं कटा वो सुना मैंने। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कई लोगों की बात कर रहा हूँ जो पत्रकार। नहीं तो यश भाई ये बताइए, आपको आपत्ति क्या है? अगर आप छोटे दलों को अगर जोड़ लेंगे तो बोलते हैं आपका कि भाई इंडिया संगठन में वही मजबूत होगा। समस्या है। और अरे मैं ये साहब, कहता हूं कि 38 दलों का 2024 में NDA आप है, बहुत अच्छे उसमें इस पर 25-26 बहुमत से का कोई आएंगे, वजूद ही नहीं है। मगर आप उनमें जब आपको छोटे कोई दलों समस्या को नहीं अगर दिखती है। इग्नोर आप आ करेंगे जाते हैं हमारे तो पास आप पिछड़ और- जाएंगे अरे सर। बीच में मत बोलिए नाजिम भाई, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, बीच में मत आइए। और मैं फिर कह रहा हूं इस देश के सारे लोगों को और मीडिया को भी कि आप ये देखिए, इस समय जैसा नाजिम भाई ही कह रहे थे कि देश कहां जा रहा है, ये उन्होंने तय कर लिया कि यहाँ चर्चा में कौन क्या कह रहा है। देश वहां जा रहा है नाजिम भाई कि IIT में फिर एक अपराध हुआ है और फिर उसकी जमानत हो गई है, और RSS के मुख्यालय में चीनी लोग पाए गए, वो भी राजनयिक, आम लोग नहीं। तो देश यहां जा रहा है। अधूरा राम मंदिर जो अभी पूरा बना भी नहीं है, उसका उद्घाटन करके वाहवाही बटोरने की कोशिश की जा रही है, और जिस व्यक्ति को उद्घाटन का सेंटर पीस बनाया जा रहा है वो विवाहित होते हुए अपनी पत्नी को पता नहीं कहां छोड़ के आ गए। यहां जा रहा है देश। बेरोजगारी और महंगाई इस देश में यश चरम जी, पर है। यही आप इस लोग पर आज किसी ने भी बात मुद्दे करी है? कौन से भाजपा उठाने, वालों ने, यही आज या तक आप लोग LJP नहीं वालों समझ ने, पाए या हैं। विश्लेषकों ने। यश जी, मुद्दे कौन से उठाने हैं, यही तो समझ नहीं पाया है विपक्ष। मुद्दे मैं कौन इस समय से? आपको मुद्दे उठा के दे रहा हूं महोदय। बिल्कुल। अब किन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा है, क्या कारण है वो? आप, ये पर्सनल अटैक है ना, ये पर्सनल ये अटैक, personal attack नहीं ये है। बिल्कुल नहीं, पर्सनल नहीं, अटैक है। मैं कोई पर्सनल personal अटैक से attack नहीं बचिए। कर रहा। ये नहीं, ये हर कोई कह रहा है कि कांग्रेस यही नहीं समझ पा रही है। मुद्दे आप युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाइए ना, महंगाई का मुद्दा उठाइए ना। जब मैं वो मुद्दे उठा रहा हूं तो तो आप नहीं, महंगाई उस से जुड़ा हुआ मुद्दा सर, हम रोज उससे उठा मुद्दे रहे पे हैं। कहां हम भारत कह रहे हैं? जोड़ो आप वो यात्रा मुद्दे के बाद उठाइए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है। अब पर्सनल अटैक पे अगर जाइएगा तो फिर नहीं, पर्सनल, ये पर्सनल अटैक नहीं है। नहीं, Personal attack आपने नाज़िम कहा खान कि साहब ने जिस, किया। नहीं, पर्सनल अटैक उनका नहीं था, आपने पूरा सुना नहीं। उनका सिंपल यही था कि छोटी छोटी और पार्टियां जुड़ना चाहती हैं, उसको जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़ रहे हैं हमने तो सबका तो वही वो स्वागत कह किया। रहे थे, शायद आपने समझा नहीं। ठीक है जगनारायण जी, अब अगर जैसा नाजिम भाई भी कह रहे थे कि और भी पार्टियां आपसे जुड़ना चाहती हैं, जोड़ क्यों नहीं लेते? खबर ये भी आई कि पप्पू यादव भी जुड़ना चाहते हैं, आपने उनको छोड़ दिया। बिहार में अगर उनको छोड़ेंगे, एक बड़ा सा एरिया जहां पे उनका प्रभुत्व है, आपके लिए वहां सीटें कम हो जाएंगी। फिर देखिए, आज स्थानीय लेवल पर किनका क्या प्रभुत्व है, और एक जमाना था प्रभुत्व कांग्रेस की थी देश में, तो समय समय स्थिति परिस्थिति में प्रभुत्व घटता बढ़ता रहता है। ये इंडिया अलायंस के लोग ये सारी बातों का मूल्यांकन कर रहे हैं, किसको जोड़ना है, किसको छोड़ना है, ये सारी बातें कंसिडरेशन में है, और जिसको जोड़ने की जरूरत है उसको जोड़ लिया जाएगा। ये प्रेस का और मीडिया का और आपको बताने की चीज नहीं है। और सीट शेयरिंग कैसे हो रहा है, सारी चीजों को प्रेस को बताना जरूरी नहीं है। जब हमारा फाइनल डिसीजन होगा तो आपको पता चल जाएगा। नहीं, प्रेस को मत और बताइए, लेकिन इंडिया जनता को तो गठबंधन में- समझा दीजिए, जनता को समझा दीजिए, जनता जनता को को समझाइए। इलाज के प्रेस बाद को तो नहीं समझाना है, मत समझाएंगे। समझाइए। जनता कहाँ मांग कर रही है, तो प्रेस के लोग कह रहे हैं जनता- जनता को समझा दीजिए, हम जनता को बता दें। पब्लिक रिएक्शन की मैं जनता बात को कर जब रहा हूं। पब्लिक रिएक्शन, हमारी- पब्लिक यही कंफ्यूज है कि हमारा- हम इस सुनिए अलायंस को भाई। कैसे देखें। अफवाह और चर्चा में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, और इंडिया अलायंस के बारे में जो सूत्रों के आधार पर न्यूज चलता है या जो मीडिया चला रहा है, बीजेपी का जो प्रो बीजेपी मीडिया है, उससे कुछ लेना देना नहीं। सारा अलायंस इंटैक्ट है। मैं किसी सूत्र की बात ही नहीं कर रहा, मैं किसी सूत्र की बात ही नहीं कर रहा जगनारायण जी, मैं किसी सूत्र की बात नहीं कर रहा। मैं क्लियर बोल रहा हूं। अगर मैं अधीर रंजन चौधरी की बाइट सुना रहा हूं तो उनकी बाइट के आधार पर ही सवाल पूछता हूं। उनकी राय है, उनका प्रस्ताव है, प्रस्ताव फैसला नहीं होता है। एंकर साहब, अगर यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि अगर आपका आधार क्या है सीट मांगने का, तो आधार आप दीजिए सामने वाले, वही उसी पे मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ये आधार की बात और वोट की बात, सीट की बात अंदर में तय होगी, ये प्रेस से तय नहीं होता है। और प्रेस की स्टेटमेंट देने से कि हमारा आधार ज्यादा है, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, और बीजेपी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है,
अमिताभ जी इस इसका पे कोई रिप्लाई अर्थ करना नहीं। चाह रहे थे। अमिताभ जी हम लोग बोलिए। अंदर बैठ के सारा चीजों का समाधान निकाल लेंगे और एक दिन देखिएगा कि इंडिया गठबंधन का अलायंस कंप्लीट आपको दिखेगा। अभी ये प्रेस में चर्चा से कोई फायदा नहीं। कोई राजनीतिक आदमी कार्यकर्ता अपनी मन की बात ठीक है। कह रहा है, लेकिन अंदर में क्या हो रहा है, क्या होगा, ये तो जब तक फैसला नहीं होगा तब तक बोलना उचित नहीं है। ठीक है समीचीन नहीं है। अमिताभ जी बोलिए। कि अभी कांग्रेस ठीक है जो यस जी, है, तस्वीरें दिख रही हैं आपकी। यस जी ठीक है। कांग्रेस जो है कि अपनी लुटिया तो इससे संभल नहीं रही है और ये दूसरों को बता रही है कि आपको क्या करना चाहिए। कांग्रेस का मिजाज रहा है, अभी तक ये लोग उतरे नहीं है अभी उस भाव से, मालिक होने के भाव से। मीडिया को क्या करना चाहिए, दूसरे दलों को क्या करना चाहिए, किसको क्या दिखाना चाहिए। अरे आप अपनी लुटिया संभालिए, वो डूबी जा रही है, आप अपनी रणनीतियां तय कीजिए। मीडिया को कब कौन सी खबर दिखानी है और किस तरीके से दिखानी है, ये मीडिया तय करेगा। हर एक मीडिया हाउस का अपना तरीका होता है, वो चीजों को ढंग से प्रेजेंट करता है। हर एक पत्रकार अपने ढंग से विश्लेषण करता है उसके अनुभवों के हिसाब से, और जो वो देख रहा है, जो उसकी बातचीत हो रही है। अभी जो भी चीजें सामने आ रही हैं, हमारा काम है, हमारा दायित्व है कि जनता के सामने जो कुछ चल रहा है उसकी सही तस्वीर रखें। बिल्कुल। तो जो कुछ चल रहा है, अब अधीर रंजन जी ने जो कहा है, अब उसमें क्या गलत है, हम तो उसके हिसाब से विश्लेषण करेंगे कि हाँ भाई आपसी अभी मारकाट चल रही है आपकी, अभी आपका कुछ तय नहीं हुआ है। 31 दिसंबर तक सब फाइनल हो जाएगा, उसके पहले 18-19 दिसंबर को सब फाइनल हो जाएगा। बातें हो रही थी, कुछ फाइनल नहीं हुआ है। अभी तक कौन कितनी सीटें किसको दे रहा है ये भी तय नहीं हुआ है। अपनी अपनी सीटें वो आपस में तय कर रहे हैं, तो ठीक है। मीडिया के पास जो अपने सूत्रों से खबर निकल के आती है उसके आधार पर वो बात कर रहा होता है। बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है भाई, हर पार्टी को अपने और अमिताभ जी ये तो हम इन सब सूत्रों के चीजों- हवाले से चला भी नहीं रहे हैं कि हाँ हमें सूत्रों से ये जानकारी मिली हो। हम तो क्लियर बता रहे हैं कि लीजिए बाइट, अगर हो तो फिर दोबारा मैं प्ले कर दूंगा बाइट। जी हम बिल्कुल साफ कह रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि कांग्रेस को उस मिजाज से हट जाना चाहिए और दूसरों को गाइड करना बंद करना चाहिए। जैसे ये लोग संसद में कोशिश करते हैं कि ठीक है जनता ने हमें सत्ता में नहीं बिठाया, तो जो सत्ता में बैठा है वो भी हम तय करेंगे कि वो कैसे चलेगा, कब उसको क्या करना है, कब नहीं करना है। तो ये इस आदत से बाज आना पड़ेगा कांग्रेस को। कांग्रेस के इसी दादागिरी की वजह से ना बाकी दल जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। अब आप हमेशा सपा को छोटी पार्टी समझेंगे, अखिलेश पखलेश कह देंगे, ममता दीदी को कुछ नहीं समझेंगे। अरे अपने प्रदेश में जहां वो हैं वो बहुत मजबूत हैं, वहां मानिए, धरातल पे उतर के आप उनके साथ डिस्कस कीजिएगा तो आप सही तरीके से लड़ सकिएगा। ये लोग उस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी को इसीलिए संयोजक इन्होंने नहीं बनाया कि एक कर्नाटक में जीत मिल गई तो इनको लगा कि अब तो हम फिर लीड करेंगे। वही दादागिरी वाला भाव आ गया, लीड करेंगे के चक्कर में नीतीश जी को नाराज कर दिया और आज अभी तक सीटों का फैसला नहीं हो पा रहा है। ये सीट का फैसला नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि देखिए नीतीश जी वो आदमी थे जो कांग्रेस के साथ बिल्कुल नहीं बैठने को तैयार, सपा और टीएमसी को साथ लेकर आ गए थे। इतनी मेहनत की थी, इतना आसान नहीं था। ममता दीदी को मनाना बिल्कुल आसान नहीं था। अखिलेश भैया तो थोड़ा तब भी नरम है, मान जाते हैं मनाने से, लेकिन ममता दीदी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। उन्होंने पहले ही कहा होगा कि बंगाल में हम घुसने नहीं देंगे, उसके बाद वो राजी हुई होंगी। तो इतनी मेहनत करने वाले आदमी को उसका जो जायज एक संयोजक की जगह थी, जो कि हर एक चारों तरफ की मुसीबत संभाल के आपको जोड़ देता, उसको ही आपने किनारे कर दिया। तो अब इस पे हम चर्चा करेंगे तो कहेंगे कि आप क्यों बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आपको ऐसे बोलना चाहिए। नहीं, मीडिया को जो करना है मीडिया को करने दीजिए। आप अपने आंतरिक संगठन को मजबूत कीजिए। जमीनी संबंध जो आपके कार्यकर्ता गांव-गांव में है कांग्रेस, अभी भी सुन लीजिए। और आपने अपना सेवा दल भंग करके रखा है। मैं 6 महीनों से बार-बार कह रहा हूं तो सेवा दल क्यों नहीं जिंदा करती? बार-बार बात आती है कि सेवा दल को जिंदा क्यों नहीं किया जा रहा है? इतनी कमजोर हुई है कांग्रेस। बिल्कुल, ठीक है सर, जोड़िए ना, उस पे आइए। ठीक है, मीडिया को बोलने दीजिए, मीडिया से आप परेशान मत होइए क्योंकि आपका किया काम जनता को दिखता है। मीडिया के बोलने से खाली जनता मैंने तो कहा कि आप महंगाई के मुद्दे उठाइए, आप सड़कों पे उतरिए ना, आप संघर्ष तो कीजिए। ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा आपने की, हर मीडिया ने दिखाया कि हाँ राहुल गांधी कन्याकुमारी से निकले हैं, कश्मीर तक जा रहे हैं। अब आप नॉर्थ ईस्ट से निकल करके मुंबई तक आ रहे हैं, हर कोई दिखाएगा। ठीक है शुभेंदु जी, अब देखिए सवाल यही है कि आप लोग बड़े ही आराम से इसी वजह से बैठे थे कि इंतजार इसी चीज का था इस अलायंस में कि जैसे ही सीट शेयरिंग की बात आएगी, संयोजक की बात आएगी, उथल पुथल इस गठबंधन में मचेगा।
जो आपके लिए एक सहूलियत देने वाला पल होगा? देखिए विजय जी, हम जनता के बीच में अपने किए हुए कामों को लेकर जाएंगे, हम प्रधानमंत्री जी के विचारों को लेकर जाएंगे। हमने 9-10 सालों में जो काम किया है, विश्व में अपनी स्थिति बनाई है, उसको लेके जाएंगे। कांग्रेस के कार्यकाल में किस तरीके से घोटाले हुए थे उसको लेके जाएंगे। कांग्रेस के सरकारों में या बाकी सभी सरकारों में किस तरीके से देश चला था उसको लेके जाएंगे। और ये जनता के ऊपर है। इस जनता को ने देखा है, एक तरफ 70 साल और एक तरफ 10 साल। इस जनता को बड़ी समझदार है, आने वाले समय पे 400 से ज्यादा सीटों को लेके आएंगे, ये भी बात पक्की है। अभी मैं कई लोगों की बात सुन रहा था, सब बड़े सीनियर लोग हैं, सबकी रेस्पेक्ट करता हूं, कांग्रेस से लेके सपा के लोग तक। हम लोग प्रवक्ता हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। सभी ने अपना विषय रखा कि जहां पे जितनी सीटें होंगी, जिस तरीके का जहां पर वो होगा, उसके हिसाब से उनको सीटें मिलेंगी। परंतु क्या आपको लगता है इस तरीके से बार बार टीवी चैनल पर इंडिया दिखाना, इस तरीके से वीडियो दिखाना आपकी सस्ती लोकप्रियता दिखाई देगी जनता को? नहीं दिखाई देगी। मैं एक ही बात कहता हूं, आने वाला समय है। आपकी बार हमने पिछली बार 46 से लेके 50% तक वोट लेके आए थे। अब की बार हम 56 और 60% वोट लेके, और हाईएस्ट यदि जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी उस समय पे 404 सीटें थी, 403 सीटें थी। मैं हो सकता है एक आध सीटों को लेके गलत कर रहा हूं, उससे भी ज्यादा सीटें लाकर हम भारत को दिखाएंगे कि इस देश को चलाने वाला व्यक्ति। अब इन्होंने कह तो दिया, 1 मिनट लगा, प्रधानमंत्री जी की पत्नी के विषय में कह दिया। विषय है नहीं, टॉपिक है नहीं, डिस्कशन करने का है नहीं, सोच नहीं है। और जिस समय पर उनको इस पूरी बातों को लेकर देश के सामने खड़ा होना चाहिए, जिन विषयों को लेकर बात करना चाहिए, जब हम लोग विपक्ष में थे ऐसे ही करते थे, उस समय पर ये यात्रा लेके निकालेंगे। और यदि ये यात्रा लेके निकालेंगे तो लोग वहां पे समझेगा कौन? तो मेरे को लगता है कि एक मानसिक विकलांगता की स्थिति में है कांग्रेस और इस तरीके के उनके साथ में जुड़ने वाले लोग। और मानसिक विकलांगता हो जाती है जब, मैं बार बार विजय जी कहता हूं, आज के चैनल के ऊपर मानसिक विकलांगता को छोड़िए, तरीके से जिसको पढ़ा लिखा कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब दे रहे थे, नहीं करना लगता है कि ये सब लोग ऐसे लोग हैं जो मानसिक विकलांगता की श्रेणी में आ गए। और ये सस्ती लोकप्रियता वाले आपके यहाँ कितने हम तो आपके बीच में बोल नहीं रहे थे भाई, आपके विषय में नहीं बोल रहे थे। आपको जब मौका दिया जाएगा तो जरूर बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप आज के चैनल पे कभी भगवान राम का नाम लेके उल्टा बोलते हैं, कभी प्रधानमंत्री की पत्नी का नाम लेके ऊपर बोलते हैं। मेरे को नहीं समझ में आता कि जो लोग आज इस चैनल को देख रहे होंगे, जो लोग भी आज इस चैनल को देख रहे होंगे, वो समझ जाएंगे कि इंडिया गठबंधन को चलाने वाले लोग किस तरीके की विचारधारा को रखते हैं। और आपके विचारधारा आप क्या बताएंगे? राम क्या ठीक है शुभेंदु जी, इसी वजह से मैंने यश जी को उसी समय कहा पर्सनल कमेंट टीवी चैनल के ऊपर पर्सनल कमेंट से बचना बहुत जरूरी है और ये कांग्रेस नहीं समझ रही। कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया है। मैंने सुना, सबने सुना, मैंने तो नाम सबने भी सुना। लिया। यहाँ बैठे ठीक लोगों ने। है, देखिए मैं अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ूंगा जल्दी से 10 सेकंड में। भुवन भाई जल्दी से 10 सेकंड में। देखिए आज जो चर्चा होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि डेमोक्रेटिकल गठबंधन किसका है, और डेमोक्रेटिकल जो गठबंधन है वो केवल इंडिया का है, क्योंकि इसमें एक दूसरे के बारे में कह तो रहे, इतनी स्वतंत्रता तो है कि अपनी विचार रखा जाए, लेकिन एक अकेला सब पर भारी। आज 44 दलों को कोई मीटिंग नहीं हो पा रही, इस पे चर्चा नहीं है। उस पर क्या कोई अपनी बात को रख सकता है, या 2 लोग तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं, उसे लागू किया जाता है? ये भी देश देखने का काम कर रहा है। तो लोकतंत्र तभी बचेगा जब गठबंधन में भी लोकतंत्र होगा। हमारी तो बैठकें हो रही हैं, एक दूसरे से पक्ष की बात भी कर रहे हैं, विरोध की भी बात कर रहे हैं, लेकिन वहां तो लोकतांत्रिक ढांचा है ही नहीं। वहां तो तुगलकी फरमान चल रहा है। एनडीए में 2 लोग स्क्रिप्ट लिख देते हैं, सब लोग उसको फॉलो करने का काम करते हैं। नाजिम भाई। हाँ देखिए अभिषेक जी, जिस तरीके से सीट शेयरिंग की बात चल रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सीट शेयरिंग के साथ साथ जो जनता के अहम मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि ये चर्चा का विषय है। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि युवा बेरोजगार हो रहे हैं,
महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। और जब ये हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता हैं बार बार कह रहे थे कि 10 साल का हम डाटा देने जा रहे, अरे सर तो 10 साल का डाटा दे दीजिए ना। आपने तो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था, तो अभी तक तो आपने 2 करोड़ क्या, मैं कह रहा हूं आप 1 करोड़ भी अगर नौकरी अगर बता दें तो मान जाएंगे आप लोगों को। आपका 10 साल का बायोडाटा बिल्कुल 0/0 है, लेकिन जिस तरीके का माहौल हमारे देश के अंदर जनता के बीच में आपका जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आस्था मंदिर सिर्फ ये है। अगर आप विकास को लेकर जाएंगे तो जनता आपको नकार देगी। और मैं साथ में ये कहता हूं कि जो अभी मैं INDIA बार बार बोल रहा था तो मेरे भाई को थोड़ा परेशानी हो रही थी, मैं उनसे ये कहता हूं कि आप INDIA जो गठबंधन बनाया है उसके अंदर जो छोटे दल हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको मजबूत करना चाहते हैं, उनका स्वागत कीजिए, उनको साथ लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर MY फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अखिलेश यादव जी MY फैक्टर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं कांग्रेस से नाजिम भाई, यूपी में कांग्रेस डिसाइड करेगी या अखिलेश यादव डिसाइड करेंगे? देखिए नहीं सुनिए, मैंने ये कहा कि MY जिस तरीके से अखिलेश जी अपने साथ थे, तो इसीलिए कांग्रेस बड़ा दल है, क्योंकि अभी तो सबके अंदर बड़े भाई बनने की ख्वाहिश लगी हुई है। अगर कोई छोटा भाई बनकर अगर इस तरीके से छोटे दलों को भी अगर छोटा तो कोई बनने को ही राजी नहीं है ना। ठीक है यश भाई, देखिए इंडिया के सारे घटक दल एकजुट हैं, इंडिया जीतेगा, भारत में न्याय होगा। सर वो बोल रहे जो जुड़ना चाहते हैं उसको जोड़ेंगे या नहीं, जो जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ेंगे या नहीं? हाँ, हम सभी को जोड़ेंगे, मुझे मेरी बात पूरी कहने दीजिए। रहा सवाल मंदिर के बारे में, जो हमारे शुभेंदु जी अति उत्साहित हो रहे थे, तो अधूरे निर्माण का मंदिर नहीं माना जाता है। और रहा सवाल वो बात का, तो प्रधानमंत्री का नाम मैंने नहीं लिया, किसी और ने लिया, शायद शुभेंदु जी ने लिया। तो ये सब बातें याद रखी जाएं। इंडिया गठबंधन अंततः भाजपा की जुमला और अत्याचार की सरकार को हटाएगा, जनता हमारे साथ है। ठीक है अमिताभ जी, कि इस बार जो है 2024 जो है इनकी तैयारियों के लिए है, 2029 के लिए उस हिसाब से तैयारी करें, क्योंकि जो अभी तक जो भी सर्वे आ रहे हैं लगातार साल दर साल, और इस साल तो महीने दर महीने जो सर्वे आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि नरेंद्र सिंह मोदी की जो प्रसिद्धि है उसमें लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। अभी भी ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें ही चाह रहे हैं, और जो परिस्थितियां हैं उसको समझें और उस हिसाब से जमीनी तैयारी कांग्रेस करे और छोड़ दे ये देखना कि कौन क्या कह रहा है। तब मुझे लगता ये है हमारी जमीनी मजबूत बन के आएंगे। हम फिर से लोगों के बीच में जा रहे हैं। ठीक है बिल्कुल, उसका वो पता है, भारत न्याय यात्रा जो आप निकाल रहे हैं। ठीक है, मालूम है। शुभेंदु जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट 10 सेकंड में। देखिए चुनाव चलता रहेगा, अभी तक ये भी तय नहीं कर पाए हैं कि कांग्रेस के नेता, यदि कांग्रेस ने ये इंडी बनाई और कांग्रेस का ही जीत जाता है तो उसका नेता कौन बनेगा। राहुल गांधी को लेकर उनके ही खुद कांग्रेस के अंदर बड़ी बड़ी चीजें रहती हैं कि राहुल गांधी बन ही नहीं सकते प्रधानमंत्री, उनको अभी ये सब नॉलेज ही नहीं है। आज इतने वर्ष हो गए हैं, मेरे को ऐसा लगता है आप अपनी तैयारी करिए, परीक्षा की तैयारी करवाइए, थोड़ा सा और समझाइए, और इन यात्राओं में चलना और इन यात्राओं को पूरा करना तो एक अलग विषय है। जाइए, बहुत अच्छी बात है, इस तरीके की यात्राएं हमने भी बहुत करी है, आप भी बहुत करिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना अहम होगा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो पूरी तरीके से क्लियर कब होता है, इसका इंतजार पूरे देश को है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।